Hello everyone, welcome to Guru Mantra Academy. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और यहाँ मैं आपको होम साइंस पढ़ा रही हूँ जिसमें कि हम फूड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने फूड ग्रुप्स में आपको पहला बता चुके सीरियल्स और सीरियल्स प्रोडक्ट्स के बारे में, अनाज समूह के बारे में हम बता चुके हैं और उसके बाद में हम दूसरा आपको पढ़ा रहे थे पल्सेस, लेग्यूम्स और ऑयल सीड। पल्सेस ये मीन्स कि दालें, दलहन और तिलहन के बारे में बता रहे थे जिसमें कि हमने फैट तक आपको बता दिया। फैट में हमने आपको डिस्कस किया था परसों हमने ये डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको एलडीएल, एसडीएल और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया था। ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आज हम और आगे डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम इसका अमाउंट भी बताएंगे कि किस तरीके से ये मतलब कितना जो है डिजायरेबल अमाउंट है और कितना जो है हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो मोनिका सिंह, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो गई है। पारुल श्रीवास्तव, हेलो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो कोलेस्ट्रॉल और एसडीएल और एलडीएल के बारे में हमने बताया हुआ था, तो उसी का हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कितना डिजायरेबल अमाउंट है और कितना बॉर्डर लाइन है और कितना हाई है। ठीक है, तो इसमें ये नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम कोलेस्ट्रॉल के गाइडलाइंस की है, इनके द्वारा ये दिया गया है कि कितना कितना अमाउंट हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया गया है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो डिजायरेबल अमाउंट है, डिजायरेबल का मतलब है जितना कि हमें लेना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप लेते हो तब आपके जो है बॉडी को, आपके शरीर को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। तो ये है कि लेस देन 200। ठीक है, लेस देन 200 लेना चाहिए। ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये जो अमाउंट है mg पर dl ये होता है। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको मापा जाता है। तो इसमें 200 से कम होना चाहिए आपका कोलेस्ट्रॉल, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है। और बॉर्डर लाइन यानी कि अगर 200 से 239, 200 से 239 के बीच में अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेते हो तो आप बॉर्डर लाइन पर हो। ओके, और हाई कब होगा? जब आप 240 या फिर इससे ज्यादा अगर आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो तो फिर ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, जिसके बारे में हमने बताया कि इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हमने कल पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को क्यों कहा जा रहा है। ओके, तो अगर आप लेस देन 130 लेते हो देन ये डिजायरेबल है, इससे आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। और अगर आप 130 से 159 के बीच में लेते हो देन आप ये बॉर्डर लाइन पर हो। ठीक है, और अगर आप 160 या फिर इससे अधिक ले रहे हो यानी कि 160 या फिर 160 इससे अधिक अगर आप ले रहे हो एलडीएल, देन ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। फिर आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे कि हमने कल बताया था कि इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल इसको क्यों कहा जाता है कल हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, कल का मतलब है कि कल हमने क्लास नहीं ली थी लेकिन हम परसों की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका डिजायरेबल अमाउंट है वो है 50 या फिर इससे अधिक आप लेते हो तो फिर एसडीएल आपके लिए, क्योंकि एसडीएल जो है अगर आप ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है तो ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर जितना डिजायरेबल अमाउंट है अगर आप उससे कम लेते हो देन ये आपके लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पर है कि अगर 50 और 50 से ज्यादा आपको लेना चाहिए। ठीक है, एलडीएल में था कि आपको इतना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, लेकिन एसडीएल में यहाँ पर बात हो रही है कि 50 या फिर 50 से ज्यादा अगर आप लेते हो देन ये डिजायरेबल है, यानी आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा है। और 40 से यानी कि अगर 50 से कम हो गया, 40 से 49 के बीच में अगर आप ले रहे हो तो आप बॉर्डर लाइन पर हो। और अगर आप हाई का मतलब है कि अगर आप 40 से भी कम 40 mg पर डीएल अगर आप ले रहे हो एसडीएल, देन ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, यानी कि आपको 50 से अधिक लेना है, 50 या 50 से अधिक एसडीएल होना चाहिए आपके डाइट में। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड,
इसके बारे में भी कल हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है और किस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है। तो यहाँ पर है इसका डिजायरेबल अमाउंट है लेस देन 200, यानी कि 200 से कम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये दोनों का इक्वल है, ये भी 200 से कम होना चाहिए और ये भी 200 से कम आपको लेना है। फिर बॉर्डर लाइन पर है, आप देख सकते हो इसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। यहाँ पर 200 से 239 है और यहाँ पर 200 से 399 है। ठीक है, अगर आप इसके बीच में ट्राइग्लिसराइड ले रहे हो तो आप बॉर्डर लाइन पर हो, और अगर आप 400 या 400 से ज्यादा अगर ले रहे हो देन आप जो है हाई रिस्क पर हो। ओके, जबकि आप देख सकते हो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का है 240 या फिर इससे ज्यादा लेते हो तब ये हार्मफुल हो रहा है, जबकि जो ट्राइग्लिसराइड है वो 400 या फिर 400 से ज्यादा जब आप लेते हो तब ये हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड वो किस किस अमाउंट में लेना है, क्या डिजायरेबल है और क्या जो है आपके लिए हाई रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमने स्टार्ट करते हैं इसी में। तो हमने बताया था इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, और इसमें ये भी हमने बताया था कि जो है इसमें जो सेकंड वाला फूड ग्रुप है आपका, जिसमें कि पल्सेस आ रहे हैं, ऑयल सीड आ रहे हैं और लेग्यूम्स आ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें पॉली अनसैचुरेटेड जो असंतृप्त बहु असंतृप्त वसा अम्ल है, ये जो है अधिक अमाउंट मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें रिच होता है। तो अब आज हम उसी की बात करेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। ठीक है, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉली अनसैचुरेटेड के बारे में, और पॉली अनसैचुरेटेड में दो आता है। ठीक है, इसमें आ रहा है दो, तो एक है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड या ओमेगा 3 वसा अम्ल आप बोल सकते हो इसको, और दूसरा है ओमेगा 6, ठीक है, वसा अम्ल। ये पॉली अनसैचुरेटेड में आते हैं। अब ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, इसको N3 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको N3 वसा अम्ल भी बोल सकते हैं और इसको N6 भी कहते हैं। मींस कि आप चाहे ओमेगा 6 कहो, चाहे N6 कहो, चाहे ओमेगा 3 कहो, चाहे N3 कहो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ओके, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में कौन कौन से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम ओमेगा 3 में कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा 3 में आपके आ रहे हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये ओमेगा 3 में आता है। और दूसरा क्या है EPA, और तीसरा है DHA। EPA का फुल फॉर्म है इकोसा पेंटानोइक एसिड, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एसिड के नाम है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, तो इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं इकोसा पेंटानोइक एसिड। ओके, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका EPA। और फिर है DHA, जिसका की फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड। ओके, तो ये हो गया आपका इकोसा पेंटानोइक एसिड और डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। तो अब यहां पर जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, यानी कि ये जो ओमेगा 3 में आ रहा है,
तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड को कहा जाता है एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, आवश्यक वसा अम्ल, इसको बोलते हैं आवश्यक वसा अम्ल, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था, इसके पहले हमने जब अमाइनो एसिड के बारे में बताया था, अमीनो अम्ल के बारे में, तो उसमें भी हमने बताया था कि एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और नॉन एसेंशियल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी है कि एसेंशियल फैटी एसिड हैं ये, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमें सिर्फ ये डाइट से प्राप्त होते हैं। इसलिए जब ये हमें आहार से प्राप्त होते हैं तो हमें अपनी डाइट इन्हीं के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। तो इसमें है कि जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है वो आवश्यक अमीनो अम्ल है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये काम क्या करता है, ठीक। तो इसके बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इसको जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से कंपेयर करेंगे, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, दूसरा है ओमेगा 3, सॉरी ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है इसके अंदर में आता है। ओमेगा 3 में आपका आ गया अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ईपीए और डीएचए, जबकि आपका ओमेगा 6 में आ जाएगा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, ठीक है। और दूसरा आएगा अराकिडोनिक एसिड, अराकिडोनिक एसिड। तो ये आता है आपका ओमेगा 6 में, ठीक है। अब ओमेगा 6 में दो आ रहे हैं, लिनोलिक और अराकिडोनिक एसिड, जिसमें कि जो ये लिनोलिक एसिड है ये एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। ये है आवश्यक वसा अम्ल, ठीक है। जैसे कि इसमें था अल्फा लिनोलेनिक एसिड था, वो आवश्यक वसा अम्ल था, वैसे ही ओमेगा 6 में जो लिनोलिक एसिड है ये आपका है आवश्यक वसा अम्ल, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जो है आवश्यक कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब कि एसेंशियल फैटी एसिड में आपको मिल गया दो, एक तो आ गया आपका अल्फा लिनोलेनिक, ठीक है, और दूसरा आपका आ गया लिनोलिक। तो ये हो गए आपके दो एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, जो कि आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब बात करेंगे हम इनमें कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। लिनोलेनिक एसिड है, कल हमने बताया था कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड एसडीएल और एलडीएल के बारे में आपको बताया था। तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड क्या करता है कि ये जो है एसडीएल और एलडीएल दोनों पर प्रभाव डालता है, लेकिन अगर आप अल्फा लिनोलेनिक एसिड अधिक मात्रा में ले रहे हो, अच्छा ये दिख नहीं रहा, ओके, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड जिसमें कि दो आ रहे हैं आपके, पहला है अल्फा लिनोलेनिक और दूसरा है लिनोलिक। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो कल हमने आपको बताया था इसमें कि जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, सॉरी एसडीएल और एलडीएल के बारे में, तो जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है, जब ये आप जितनी आपके लिए पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जितना आपको लेना है, जब आप इससे अधिक लेते हो, ठीक है, जितना मात्रा है आपको कि आपको इतनी लेनी चाहिए, अगर आप उस एडिक्वेट अमाउंट से ज्यादा लेते हो तो क्या होता है, जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है ये क्या करता है, जो एलडीएल है जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था, ये एलडीएल के लेवल को घटा देता है, ठीक है,
इसके लेवल को घटाता है। अल्फा लिनोलेनिक एसिड अगर आप पर्याप्त मात्रा से ज्यादा भी ले लेते हो तो ये क्या करता है, एलडीएल के लेवल को घटाता है, लेकिन ये एसडीएल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब इसके लेवल को घटाता नहीं है। जबकि जो लिनोलिक एसिड है ये क्या है कि जब आप जितनी आवश्यक मात्रा है, जितना एडिक्वेट अमाउंट है लेने का, अगर आप उससे ज्यादा लेते हो देन क्या होता है कि ये जो है एलडीएल के लेवल को, इसके लेवल को तो इस पर तो इफेक्ट डालता ही है। ठीक है, साथ में क्या करता है कि ये एसडीएल को, इसको भी घटा देता है। ठीक है, इसमें क्या था कि ये एलडीएल को घटा रहा है लेकिन एसडीएल पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एलडीएल तो कम करेगा ही, साथ में जो है ये एसडीएल को भी कम कर देगा अगर आप आवश्यक मात्रा से ज्यादा लेते हो। अब यहाँ पर ये है कि एलडीएल के बारे में कल हमने डिस्कस किया था, इसका काम क्या होता है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, यानी कि हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में, अलग अलग भागों में ये पहुंचाने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता, यानी कि जमता नहीं है, जिससे कि मैंने बताया था कि जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं, वो ब्लॉक नहीं होने पाती हैं। ठीक है, वो ब्लॉक नहीं होती हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो पाती, अगर वो ब्लॉक हो जाएंगी देन हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने लगेगी। ओके, तो ये क्या करता है, जो लिनोलेनिक एसिड है, एक तो कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता है, दूसरा ये एलडीएल के लेवल को भी घटा रहा है, मेंटेन करता है, लेकिन ये अगर हम ज्यादा ले लेते हैं तो ये एसडीएल के लेवल को भी घटाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में ये डिफरेंस होता है। और उसके साथ में जो मैंने बताया अल्फा लिनोलेनिक एसिड में ईपीए और डीएचए के बारे में बताया है, ईपीए एंड डीएचए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा कि जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है कि या तो उससे पहले या तो उसके दौरान या फिर उसके बाद में जो पेन होता है, स्टमक पेन होता है, ठीक है, दर्द होता है, तो उसमें भी अगर आप पर्याप्त मात्रा में ये ले रहे हो, ठीक है, मीन्स कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है अगर आप ले रहे हो देन क्या होता है कि उससे आपको प्रिवेंशन मिलता है, यानी कि आप प्रोटेक्ट हो सकते हो, उससे वो पेन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ईपीए एंड डीएचए। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं कि अब इनका सोर्स क्या क्या है। ठीक है, ये हमें प्राप्त कैसे होंगे, कौन सी डाइट है जिसमें कि श्वेता वर्मा, हेलो, ठीक है, तो इसमें अब ये हो गया, हमने डिफरेंस बता दिया कि दोनों काम क्या करते हैं। ठीक है, अब इनका सोर्स देख लेते हैं कि ये कहां से पाया जाता है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है, जो ओमेगा 3 है ये आपको मुख्य रूप से प्लांट्स में मिलेगा, यानी कि जो शाकाहारी भोजन है, जो वेजिटेरियन डाइट्स हैं उसमें मिलेगा, और आपको और मुख्य रूप से आपको फिश में यानी कि मछली में प्राप्त होता है। और इसमें भी जो सबसे अधिक हमें मिलता है, जो रिच सोर्स है इसका, वो है, ठीक है, जो ओमेगा 3 का रिच सोर्स है, रिच सोर्स है वो है आपका अलसी। आपने सुना होगा अलसी, जिसको कि फ्लैक्स सीड भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लैक्स सीड या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अलसी। इसमें ये मतलब अलसी का अगर आप बहुत ही कम अमाउंट, इतना की मतलब 0.5 ग्राम अगर आप लेते हो, 0.5 ग्राम अगर आप ये लेते हो, अलसी लेते हो, तो उससे आपको मिलता है 0.1 ग्राम ओमेगा 3, 0.1 ग्राम आपको ओमेगा 3 मिलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब और भी सोर्सेज हैं, इसके रिच सोर्स हैं जहां से आपको मिलता है, लेकिन सबसे अधिक ये है कि फ्लैक्सीड का आप जब बहुत ही कम अमाउंट ले रहे हो, यानी सिर्फ 0.5 ग्राम आप ले रहे हो, तो उससे आपको 0.1 ग्राम जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है। और इसके साथ और ऐसा कहा जाता है
मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, निन ने बताया है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इनके द्वारा बताया गया है कि अगर आप फिश यानी कि मछली अगर आप लेते हो 100 से 200 ग्राम, 100 से 200 ग्राम अगर पर वीक लेते हो, यानी कि अगर आप एक सप्ताह में 2 से 3 टाइम मिला करके आप 100 से 200 ग्राम तक का अगर आप फिश ले लेते हो, यानी कि मछली अगर आप ले रहे हो अपने डाइट में एक वीक में, एक सप्ताह में, देन आपको जो है इससे हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है आपको हार्ट डिजीज से, यानी जो दिल की बीमारी है वो उससे आप बच सकते हो अगर आप 100 से 200 ग्राम फिश ले रहे हो एक वीक में। ठीक है, तो ये है, एक तो आपका फ्लैक्सीड हो गया जो कि रिच सोर्स है, दूसरा आपका फिश है जो कि ये भी रिच सोर्स है, और उसके अलावा इसमें सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, और मूंगफली है, चावल का तेल है, यानी कि जो राइस ब्रान ऑयल है, तो ये भी रिच सोर्स होते हैं। लेकिन ये है कि इनका अगर आप इसका 0.5 ग्राम लेने से ही आपको इतना 0.1 ग्राम मिल जा रहा है, लेकिन अगर आप ओमेगा 3 का अगर आप 0.1 ग्राम आपको चाहिए, देन आपको सोयाबीन और सरसों, ठीक है, सोयाबीन आपको लेना पड़ेगा 2 ग्राम और सरसों का तेल लेना पड़ेगा आपको 1 ग्राम। ठीक है, सरसों का तेल अगर आप 1 ग्राम लेते हो देन आपको इतना ओमेगा 3 मिलेगा, और सोयाबीन का अगर आप 2 ग्राम लेते हो देन आपको इतना मिलेगा। ठीक है, जबकि अलसी का मैंने बताया था कि 0.5 ग्राम ही आप ले रहे थे, मिल रहा था। ठीक है, इसी तरीके से मूंगफली का है तो वो मॉडरेट अमाउंट में इसमें भी मिलता है, और चावल का तेल यानी कि जो राइस ब्रान ऑयल है, चावल तेल जिसे कि राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं, ठीक है, इसका अगर आप 6.6 ग्राम लेते हो देन आपको 0.1 ग्राम ओमेगा 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जो है रिच सोर्स है वो है आपका फ्लैक्सीड यानी कि अलसी। ओके, और दूसरा आपका फिश ले सकते हो, और ये सभी चीजें आपके रिच सोर्स है, सोयाबीन, सरसों, चावल, ठीक है, ये सब जो है ये ऑयल है, इससे जो मिलता है तो वो आपके ON3 के रिच सोर्स होते हैं। तो उसके बाद में और फ्रूट्स हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स ले रहे हो तो इसमें आपको 100 से 200 ग्राम लेना पड़ेगा, देन आपको 0.1 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा। तो ये हो गया ओमेगा 3 के बारे में। अब बात करते हैं ओमेगा 6 का कि रिच सोर्स कौन सा है। ओमेगा 6 वसा अम्ल, इसके रिच सोर्स क्या क्या हैं? तो इसमें मेनली आपका एनिमल प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट आते हैं जैसे कि आपका मक्खन हो गया, ब्रेड हो गया, चीज हो गया, अंडे हो गए, ठीक है, और मीट है, मुर्गी है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। मीन्स मुख्य रूप से इसमें एनिमल प्रोडक्ट आते हैं जो इसकी रिच सोर्स हैं। और अगर वेजिटेबल में देखा जाए तो इसमें आ जाता जो मक्के का तेल होता है, ठीक है, जो कॉर्न ऑयल होता है वो भी रिच सोर्स होता है। ठीक है, और मुख्य रूप से लेकिन ये एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाए जाते हैं, उसमें रिच अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं और इनका स्रोत क्या है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं इसमें मिनरल्स, ये फैट के बारे में हो गया। अब आते हैं मिनरल्स पर। इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जा रहे हैं? मीन्स खनिज तत्व।
ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो है मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तो उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें है आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और फास्फोरस है, और पोटेशियम है, ठीक है, आयरन है, ठीक। तो ये है आपका, और जिंक, एक और है जिंक। ये आपके जो इस ग्रुप में है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि खनिज तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो ये फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, इसका जो 80% है, 80% वो फाइटेट के रूप में होता है, ठीक है, ये होता है फाइटेट के रूप में। और हमने ये बताया था कि फाइटेट क्या होता है, ठीक है, फाइटेट जो कि एक इनहिबिटर होता है, यानी कि बाधक होता है, और ये किस जो है खनिज तत्व के अवशोषण को रोकता है, यानी कि उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो यहां पर ये प्रीति सिंह, हेलो, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि 80% जो फास्फोरस है वो पाया जाता है फाइटेट के रूप में, जो कि एक इनहिबिटर होता है। और ये भी बताया था हमने कि इसको फाइटेट जो कंटेंट पाया जा रहा है, जो कि आपका सीरियल्स में भी अनाज में भी पाया जा रहा था, तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, यानी कि उसके लेवल को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है, इसके बारे में हमने बताया था, जिसके बारे में अभी हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। फिर आते हैं विटामिन, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं इसमें। इस फूड ग्रुप में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो इसमें है जो एक्सीलेंट सोर्स होता है, यानी कि जो अच्छा स्रोत है वो है बी विटामिन का, ठीक है, बी विटामिन है। और बी विटामिन में भी मुख्य रूप से पाए जाते हैं फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड पाया जाता है, पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड है, और इसमें पाया जाता है सॉरी बी विटामिन, यानी कि थायमिन, ठीक है। तो ये जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, 3 विटामिन है, थायमिन है, पेंटोथेनिक एसिड है, और फॉलिक एसिड है, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और इसमें जो है जो ये फॉलिक एसिड पाया जा रहा है, ठीक है, फॉलिक एसिड, ठीक है, तो इसमें एक की बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि फॉलिक एसिड और फोलेट ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि फॉलिक एसिड और फोलेट ये दो चीजें हैं, फोलेट और फॉलिक एसिड, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों ही समान काम करते हैं, एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं हमारे शरीर पर जब हम इनको लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो फोलेट होता है, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर प्राकृतिक रूप से फूड्स में पाया जाता है, ठीक है, ये जो है प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरली ये हमारे फूड्स में पाया जाता है, भोजन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको अलग से हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमारे आहार में पहले से ही प्रेजेंट होता है, यानी फूड्स जो हम ले रहे हैं तो उसमें ये पहले से ही नेचुरली प्रेजेंट होता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन जो ये फॉलिक एसिड है ये सिंथेटिक फॉर्म होता है, ठीक है, सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, ठीक है, यानी कि इसको बनाया जाता है। जैसे कि फॉलिक एसिड आपने देखा होगा कि हम लोग क्या होते हैं इसका सप्लीमेंट्स लेते हैं, ठीक है, टैबलेट्स के रूप में लेते हैं इसको, जैसे कि आपने देखा होगा कि आयरन और फॉलिक एसिड इनके टैबलेट दी जाती है जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं
उनको दिया जाता है। तो जो फॉलिक एसिड होता है वो जो है ये सिंथेटिक फॉर्म होता है, इसको बनाया जाता है, या तो हम इसको टैबलेट के रूप में ले रहे हैं, पिल्स के रूप में ले रहे हैं, या फिर इनको भोजन में फोर्टिफाइड किया जाता है, यानी कि उनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उनको अलग से ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसमें ये फॉलिक एसिड की कमी होती है, यानी कि फोलेट कमी होती है, उसमें जो है फॉलिक एसिड को ऐड कर दिया जाता है, यानी कि फोर्टिफिकेशन के थ्रू जो है इसको रिच किया जाता है, या फिर इसको एज अ पिल्स हम जो है सप्लीमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये फोलेट और फॉलिक एसिड में दोनों में डिफरेंस है, एक नेचुरली जो है पाया जाता है और एक जो है सिंथेटिक फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया था कि जो विटामिन ए और सी होता है, ठीक है, विटामिन ए और सी ये इसमें भी नहीं पाया जाता है, यानी कि आपका जो ये है सेकेंड ग्रुप है, इसमें भी विटामिन ए और सी नहीं पाया जाता है। जो आपका फर्स्ट ग्रुप था, यानी कि जो अनाज और अनाज उत्पाद थे, उसमें भी ये नहीं पाया जा रहा था, जो विटामिन ए और सी है ये नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, तो दोनों में ये एब्सेंट होता है, लेकिन अगर इसको हम जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जर्मिनेशन किया जाता है, तो विटामिन सी के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसको जर्मिनेट करके विटामिन सी के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। जर्मिनेशन का मतलब है कि अंकुरित करके इसकी मात्रा को जो है फूड्स में ऐड किया जा रहा है, कुछ अमाउंट तक, यानी कुछ मात्रा इसकी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ लेवल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, प्रीति सिंह हेलो। तो चलिए, आप यहां पर हमने ये बताया था फाइटेट के बारे में, तो फाइटेट के बारे में अभी भी हमने डिस्कस किया कि ये इनहिबिटर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन है आपके लिए कि जो फाइटेट है, फाइटेट जो कि एक इनहिबिटर है, ये फाइटेट किस खनिज तत्व मीन्स मिनरल, किस मिनरल के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में बाधा क्रिएट करता है। ठीक है, फाइटेट किस खनिज तत्व के अवशोषण में बाधा डालता है, या फिर उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। ठीक है, उसके अवशोषण को कम करता है। तो इसमें हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला है कैल्शियम, ठीक है, दूसरा है मैग्नीशियम, और तीसरा है आयरन, और चौथा है पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो फाइटेट है, जो कि एक इनहिबिटर है, तो वो किस खनिज तत्व यानी कि किस मिनरल के लेवल को कम करता है जब हम जो ये सीरियल्स ले रहे हैं और जो है पल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में ही ये पाया जाता है, और मैंने बताया था कि मोस्टली ये क्या होता है, जो आउटर कवरिंग है यानी कि छिलके में पाया जाता है। तो फिर ये अगर हम इसको ले रहे हैं तो हमारे अंदर ये किस मिनरल के लेवल को घटा देता है, कम कर देता है। तो इसका चार आंसर हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अनु कुशवाहा हेलो, ठीक है, तो जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। आकांक्षा, आयरन, और सभी लोग दीजिए, जो भी आपको आ रहा है, गलत सही जो भी आ रहा है आपको, ठीक है, वो आप आंसर करो, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 हमने दिया हुआ है, कोई भी आप आंसर करो, इसकी कोई टेंशन,
इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका आंसर कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और क्यों गलत है और क्यों सही है, ठीक है। तो अगर आप अभी गलत आंसर भी दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप गलत कोई आंसर देते हो, अगर आप जैसे आप कभी भी एग्जाम देने जाते हो तो आपने देखा होगा कि हमसे ऑप्शन क्या होता है कि आता तो रहता है लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि चारों में से कौन सा सही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर लगते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर जब आपसे वो ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि आपको आता रहता है या कहीं ना कहीं आपको पता रहता है, आपने पढ़ा होता है, लेकिन तब भी आपसे गलत हो जाता है, तो आपने देखा होगा जब आप उसको टैली करते हो अपने आंसर से, तो क्या होता है कि वो जो है आंसर अगर गलत है, आपने टैली किया, ठीक है, आपको जब सही आंसर पता चल जाता है कि हाँ इसका आंसर ये है, देन क्या होता है कि आपको वो हमेशा के लिए वो आंसर जो है बिल्कुल फीड हो जाता है आपके माइंड में, ठीक है। तो गलती करने से भी आपका फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि उससे जो है गलती हो गई, लेकिन हाँ ये चीज रहता है कि अगर आप एक बार गलती कर रहे हो तो वो गलती बार बार ना करो, ठीक है। एक बार गलती हो गई तो उसको सुधारना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो भी आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 में से आपको सिर्फ जो है ऑप्शन बताता है, 1 2 3 4 में से कोई भी आप एक आंसर बता दो, ठीक है। तो जल्दी बताइए। अलका द्विवेदी जी ने कैल्शियम बताया है, आकांक्षा ने आयरन बताया है, और यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हो, श्वेता वर्मा जी, प्रीति सिंह, अनु जी, और कौन है, पारुल, सुनील जी हैं, ठीक है, मोनिका, ठीक है। आप देखिए हमारी क्लास का वेट कर रहे थे, इसका मतलब कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप सभी यहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है, आप सभी मुझको सुन रहे हो, इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो है, हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप समझने की कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है आप कह सकते हो, ठीक है, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर पढ़ाने का मतलब यही है, हम यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आपको पढ़ाने जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, जो कि आप कभी ना भूलो, ठीक है, हमेशा के लिए आपको याद रहे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है जल्दी आंसर कीजिए, ठीक है, जो भी आ रहा है आप आंसर करो। अभी सिर्फ 2 लोगों ने आंसर किया हुआ है, जबकि यहाँ पर 12 लोग सुन रहे हैं इस लेक्चर को, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने आंसर किया हुआ है। जल्दी आंसर दीजिए जिससे मैं आपको इसका सही आंसर बता सकूं, ठीक है। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी ये टीजीटी और पीजीटी का है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हैं, उनको लग रहा है कि जो हम टीजीटी में पढ़ा रहे हैं तो पीजीटी का वो अलग कोर्स, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का कोर्स सेम ही है। जो आप टीजीटी में पढ़ रहे हो वही आपको पीजीटी में भी पढ़ना है, लेकिन पीजीटी में क्या है कि कुछ जो है कोर्सेज ज्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है, कुछ कोर्सेज आपको ज्यादा पढ़ने होंगे। तो जब हम टीजीटी का ये सिलेबस कंप्लीट कर ही रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद में जो भी इसमें बचेगा, जो कि हमें लगेगा कि पीजीटी में आपको ये अलग से पढ़ाना है, वो चीज हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, टीजीटी का हम पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे और आपको अच्छे से पढ़ा देंगे कि आपका जो भी एग्जाम आप देने जाओगे उसमें आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए, हाँ बेटा, हम बताएंगे सिलाई के बारे में, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल का, लेकिन अभी हम खाद्य एवं पोषण के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए तो जैसे यूनिट वाइज है, अच्छा, ओके, हाँ बेटा, मैं हिंदी में ही कोशिश करूँ, मैं तो हिंदी में ही बता रही हूँ, जैसे, ठीक है, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ एसिड के नाम हैं, ठीक है, मिनरल के नाम हैं, तो उसको हम, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको इसे हिंदी में भी लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको हो रही है प्रॉब्लम
तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको हिंदी में ही बताऊँ। ठीक है, मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर के चल रही हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो वो इंग्लिश में समझ सकें, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में समझ सकें। ठीक है, तो हो सकता है कि हाँ कभी कभी हम जो है हिंदी ज़्यादा इंग्लिश ज़्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको हम हिंदी में ही बताएं। ठीक है, जिससे हमारा मकसद यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। नमस्ते। ठीक है, मैं हिंदी में कोशिश कर रही हूँ, मैं हिंदी में बताने की। हेलो हेलो। नोट्स नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अभी आप क्लास लो। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते जाओ, और इससे आप जो भी नोट्स तैयार अपने कर सकते हो खुद के, वो कर लो। मैं आपको बुक्स के बारे में भी बता दूंगी, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, नोट्स के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो नोट्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, और जो है बुक की भी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ आप क्लास पर ध्यान दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन आपका क्लास पर होना चाहिए जो हम समझा रहे हैं। ठीक है, बुक्स है, नोट्स है, वो सब आपको मिल जाएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है बेटा, वीडियो तो पड़े ही रहते हैं, जैसे हम जो लाइव क्लास लेते हैं, तो आप जब जाओगे ऐप पर तो वहां पर आपको जो लाइव क्लास लिया हुआ है वो तो रिकॉर्ड हो ही जाता है, तो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आप लाइव क्लास बाई चांस किसी वजह से नहीं ले पा रहे हो तो आप बाद में भी वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, वो तो ऑलरेडी उस पर ऐप पर प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, हाँ बेटा, यहाँ पर मैंने बताया तो ईपीए और एसडीएल, एसडीएल का मतलब है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ठीक है, और ईपीए का फुल फॉर्म है इकोसा पेंटानोइक एसिड। ठीक है, जिसके बारे में ठीक है, ये यहाँ पर ये फुल फॉर्म है इकोसा पेंटानोइक एसिड, ईपीए का, और डीएचए का फुल फॉर्म है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, इसका मैंने काम भी बता दिया है कि इसका काम क्या होता है। और एसडीएल का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर आपको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में पूरा डिटेल से जानना है, तो जो परसों मैंने वीडियो यहाँ पर शेयर किया था, ठीक है, जो हमने परसों इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताया था कि एलडीएल क्या होता है, एसडीएल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ठीक है, तो आप वहां से पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एसडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल ये क्या होते हैं और ये हमारे शरीर में किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो परसों के लेक्चर में हमने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो, वहां से आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ ये लाइव क्लास है। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो मैं क्लॉथ एंड टेक्सटाइल के बारे में जल्दी ही बताऊंगी। बेटा जो इसमें जो गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां दोनों में भर सकती हैं, वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों में से किसी में भी डाल सकती हैं। आप चाहे बालिका वर्ग में डालिए, आप चाहे बालक वर्ग में डालिए, लेकिन जो लड़के हैं वो सिर्फ बालक वर्ग में भर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मैं बता दूंगी कि हमें इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका पूरा सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसके बाद में इसमें ये फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, परेशान मत हो, अभी टाइम है, आराम से भर सकते हो। इसके लिए मैं जल्दी ही एक आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी, जिसकी में कि मैं सारा डिटेल दे दूंगी कि फॉर्म का कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या कैसे करना है। और उसके बाद में जो है इसके जो आप बोल रहे हो, ठीक है, फॉर्म आप और एक मिनट,
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी। तो जब मैं इसके बारे में बताऊंगी आप जो है समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। कैल्शियम आयरन, 2 ही 3 लोगों ने आंसर किया हुआ है। मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ कि क्या है इसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आयरन। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं क्लास नंबर लिख दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास नंबर लिख दूंगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्लास है। हाँ हाँ जरूर, मैं कह रही हूँ कि मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें हम आपको बुक्स के नाम बता देंगे, कौन कौन सी बुक्स आपको सजेशन उसका सजेस्ट करनी है। ठीक है, वो बुक्स के नाम भी बता देंगे। ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सब बता दूंगी। ठीक है, और मैं ये चैप्टर वाइज आपका ये लिख दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो यहाँ पर मैं कौन सा ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है, और ये कौन सा क्लास है, क्लास नंबर भी लिख दूंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप स्टार्टिंग से, वैसे ये जो हमारी क्लास है ये हमारा 4th लेक्चर है, इससे पहले मैं 3 क्लास ले चुकी हूँ। ठीक है, तो आप जो है बैक में जा करके आप वो देख सकते हो, 3 क्लास हो चुकी है, ये 4थी क्लास है आपकी। ठीक है, चलिए, तो मैं इसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, आयरन था इसका आंसर। तो जिन जिन लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है आयरन, देखिए जिसमें ज्यादा सीट है भरना तो उसी में अच्छा रहेगा। ज्यादा सीट है तो आपके लिए ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, हाँ ये है कि वहां पर आपके लिए बॉयज भी आ जाएंगे फाइट करने के लिए। ठीक, लेकिन आप चाहो तो बालक वर्ग में डाल सकती हो, क्योंकि उसमें सीटें ज्यादा हैं और जबकि गर्ल्स में सीटें कम हैं। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बालक वर्ग में डाल दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। क्योंकि जो ये बालक वर्ग का मतलब ये है कि ये जहां भी मतलब ये कॉलेज होगा, ठीक है, वहां पर कोएड क्लास चल रही है, वहां पर लड़के भी पढ़ रहे हैं और लड़कियां, यानी कि आपको जो है दोनों को पढ़ाना होगा, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों को पढ़ाना होगा, बॉयज गर्ल्स दोनों होंगे। ठीक है, तो ये आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। अगर आप सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना चाह रहे हो तो आप बालिका वर्ग से भरो, अगर आप किसी कंफर्टेबल हो दोनों में तो आप कोई भी डाल सकते हो, बालक वर्ग डालो या फिर बालिका वर्ग डालो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में आपके साथ में। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन मत लो। हाँ, आंसर मैं बता रही हूँ, आंसर मैंने बता दिया है कि आयरन है इसका आंसर। तो जिन जिन लोगों ने आयरन बताया हुआ है, ठीक है, उनका आंसर सही है। और ये बेटा अलका आपने कैल्शियम बताया है, लेकिन कैल्शियम इसका सही नहीं है। ठीक है, कैल्शियम कैल्शियम इसका आंसर नहीं होगा, ना ही कैल्शियम होगा, ना ही मैग्नीशियम होगा, और ना ही ये पोटेशियम होगा। आयरन होगा, क्योंकि मैंने बताया था जो फाइटेट होता है वो आपके शरीर में जो आयरन कंटेंट होता है, मतलब जो भी आप फूड से ले रहे हो आयरन, तो क्या करता है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो आप अगर मेरा जो प्रीवियस लेक्चर अगर सुनोगे तो उसमें हमने बहुत अच्छे से फाइटेट के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, और आयरन ये भी बताया हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि आयरन को जो है ये रिड्यूस कर देता है उसके लेवल को। अगर आप लेते हो तो आप जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है वो आप देख लो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मेरा 4th लेक्चर है, 3 लेक्चर मैं पहले दे चुकी हूँ, तो आप तीनों को अच्छे से देख लो, पढ़ लो और समझ लो। ठीक है, देन आपको सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ वो जो मैं बता चुकी हूँ मैं उसी से पूछ रही हूँ, मैं कहीं अलग से नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन के आप आंसर अच्छे से दे लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, हाँ श्वेता जी, आयरन है इसका आंसर। ओके, वेलकम। डोमिसाइल बेटा अगर आप यहाँ के हो, आप यूपी के ही हो, तो डोमिसाइल की जरूरत तो नहीं होती है। ठीक है, अगर आप जो यूपी से ही फॉर्म निकलते हैं, जितने इस एक ही स्टेट के फॉर्म निकलते हैं, तो उसमें डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि उसमें पूछता है कि आप यूपी से हो या फिर यूपी के बाहर से हो। तो अगर आप मतलब यूपी के ही, उत्तर प्रदेश से ही हो, देन आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम हो गया, ठीक है। हाँ, देन आप वर्तिका जी आप डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूपी में ही हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल सकते हो इसमें, डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा जो ऑफलाइन क्लासेस है, इसमें आप जो वीडियो में स्टार्टिंग में आपको नंबर नीचे दे रहे होंगे, ठीक है, नीचे नंबर जो है वो आ रहे हैं, उसी नंबर पर आप कॉल कर लो, ठीक है, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ऑफलाइन कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, ऑफलाइन ज्वाइन करना है, तो पूरी डिटेल आपको वहां से पता चल जाएगी, ठीक है, वहां से आप कॉल करके जान सकते हो, ठीक है। बेटा इसमें डोमिसाइल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, जो आप यूपी से ही हो, आपकी यूपी में ही मैरिज हुई है, देन डोमिसाइल नहीं चाहिए होगा, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में आपको बता दूंगी, ठीक है, एक वीडियो में आपको शेयर करूंगी कि इसमें क्या क्या चीजें चाहिए हैं और क्या क्या नहीं चाहिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा इस फॉर्म के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक, तो फिर मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें चाहिए और क्या चीजें नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप परेशान मत हो, मैं बता दूंगी। ओके, वेलकम। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब नेक्स्ट में मैं आपको जो तीसरा फूड ग्रुप है, ठीक है, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट एंड जो एलमंड फूड्स है, यानी कि मीट है, दुग्ध दुग्ध उत्पाद और मांसाहार पदार्थ, ये तीसरा ग्रुप है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो आज हमने पढ़ाया है ये लेक्चर आप ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में जो है क्वेश्चन आपसे करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सही आंसर करोगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो आप आंसर सही जरूर करोगे, इसीलिए आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जो मैं आंसर करूं तो कोशिश करिए, और जो भी आपको आंसर है गलत सही है आप देने की कोशिश करिए, इससे आपका ही स्ट्रांग होगा, आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। और जैसे मैं क्वेश्चन आपसे करती हूँ तो क्या होता है कि आपका भी रिवाइज हो जाता है, क्योंकि हम जब सिर्फ थियोरी पढ़ते जाते हैं तो हमें जैसे क्वेश्चन अगर उसमें से पुटअप कर लिया जाता है तो हो जाता है, मिस हो जाता है। लेकिन अगर बीच बीच में हम क्वेश्चन करते रहें, जो कि हम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, जो भी डिफरेंसेस बता रहे हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये, और मैं ये भी बताती जाती हूँ कि ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो जो है उसको आप जरूर क्लास को पूरा, आप ये वीडियो सारे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, जिससे कि जो भी हम इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम पुटअप कर रहे हैं उसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है, समझा रहे हैं, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, आप सभी का आंसर सही से दे लो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।